नमस्कार साथियों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है ध्वनि और ध्वनि का वर्गीकरण। इसके तहत अपन ने स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण की शुरुआत की थी और स्वरों के वर्गीकरण के साथ अपन ने सबसे पहले स्वर जो थे उनका वर्गीकरण शुरू किया था। उसके हम 5 प्रकार है वो पढ़ चुके हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं, अपन पुनः याद कर लेते हैं। पहला जो प्रकार था वो स्वरों के वर्गीकरण वो था उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा था इनको? 2 भागों में बांटा था। वो 2 भाग कौन से थे आपको याद होंगे? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटा था। इसके बाद आपने जो वर्गीकरण किया था वो था मात्रा या उच्चारण समय, यानी समय लगने वाला होता है, उसके आधार पर हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। वो कौन कौन सा था? लघु स्वर, गुरु स्वर और एक प्लुत स्वर के रूप में 3 भाग आपको याद हो तो बांटा था। फिर अपने जीवा की सक्रियता के आधार पर बांटा था। वो भी कितने भागों में बांटा था? 3 भागों। वो कौन कौन से थे? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फिर अपने मुखाकृति के आधार, यानी जीवा की स्थिति और मुखाकृति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा था उसको? 4 भागों। आपको याद हो स्वर्त, अर्धस्वर्त, विवर्त और अर्धविवर्त, उसको हमने 4 भागों में बांटा। और फिर ओष्ठ आकृति के आधार पर भी हमने उनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। वो कौन सा था? वर्तमुखी और अवर्तमुखी, वर्ताकार और अवर्ताकार की जो आकृति बनती थी उसके आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा था। इस प्रकार से हमने स्वरों के वर्गीकरण के 5 भाग पढ़ लिए हैं। अब अपना जो है वो छठा है, कौन सा है? 6 नंबर। वो कौन सा? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण का स्थान किस प्रकार से? जैसे फेफड़ों से जो वर्ण बोलते समय हवा ऊपर उठती है तो उस समय हमारे मुख विवर में उसका स्थान कौन सा रहता है, उसके आधार पर इनका क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं। तो हम जब वर्गीकरण करेंगे सबसे पहले क्या होगा? कंठ स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान कौन सा है? यहां पर अपने डाल सकते हो उच्चारण स्थान। सबसे पहले कौन सा है? कंठ। कंठ के बाद क्या याद रखना आपको? तालु। कंठ के बाद तालु। तालु के बाद आपको क्या याद रखना है? मूर्धा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ओष्ठ। क्या याद रखना है? ओष्ठ। और उसके बाद कंठ और तालु दोनों कोई साथ में आएगी। और 6 नंबर पे आपको याद रखना है कंठ और ओष्ठ। इसको हम व्याकरणिक यदि नाम दे व्याकरण के आधार पर तो इस कंठ को हम क्या बोल सकते हैं? कंठ्य। क्या कहते हैं? कंठ्य। तालु को तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। मूर्धन्य बोलते हैं। और इसको ओष्ठ्य। क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य। इसको कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। और इसको कंठोष्ठ। इसको कंठ तालव्य और इसको कंठोष्ठ। अब देखो इसमें आते कौन कौन से स्वर है ये ध्यान रखना है। कंठीय स्वर कौन कौन से हैं? अ और आ। तालव्य कौन कौन से हैं? ई और ई। मूर्धन्य री है। यहां ध्यान रखना, अपन जब स्वर लिखते हैं तो ई का स्थान है वो 7वां है, लेकिन यहाँ अपने को 5वें स्थान पर लिखना है। फिर उ और उ, फिर ए, आई, ओ और औ। इस तरह से ये जो स्वर है ये इस स्टेप में आपको याद रखने हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु और कंठोष्ठ। और कंठ में आ जाएंगे, तालु में ई आ जाएंगे, मूर्धा में री आ जाएगा, ओष्ठ में उ आ जाएगा और कंठ तालु में ए आई आ जाएंगे और कंठोष्ठ में ओ औ आएंगे। ये किसके आधार पर अपने किया? छठा वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी हमारे फेफड़ों से जो आवाज निकलती है वो हमारे मुख के अंदर, मुख विवर में कहां पर आकर उसका उच्चारण स्थान रहता है। कंठ का रहता है, तालु का रहता है, मूर्धन का रहता है, मतलब मसूड़ों का। मूर्धनी का मतलब होता है मसूड़े, मतलब हमारी मुख में उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब इसी तरह अपन अगला जो करते हैं वो है, अगला वर्गीकरण हम करेंगे श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर इसके तहत हमने इनको 2 भागों में बांटा है। पहला है वो है अनुनासिक। पहला क्या है? अनुनासिक। और अगला जो इसका दूसरा भाग है वो क्या है? अनुनासिक।
अनुनासिक, एक है अनुनासिक। अब देखो अनुनासिक में क्या होगा कि जिस स्वरों की ध्वनि मुख के साथ नासिका, नासिका मतलब होता है नाक, दोनों मिलकर यदि मुख और नाक की साथ में मिक्स में आवाज आए तो वो कौन से स्वर होते हैं? अनुनासिक। और जहां पर सिर्फ मुख से ही वायु, श्वास वायु बाहर आए और मुख से ही हम सीधा बोले, वो कौन से होते हैं? अनुनासिक। ध्यान रहे हमारे जो स्वर है सभी स्वर क्या है? अनुनासिक है, यानी एक भी स्वर ऐसा नहीं है जो नाक से बोला जाता है। इसलिए हमारे सब स्वर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक है, अनुनासिक नहीं है। अब है घोष के आधार पर, घोष या नांद के आधार पर, घोष या नांद के आधार पर ये जो प्रकार है स्वरों के वर्गीकरण का, ये कौन सा है? 8वां। हम जब भी कोई भी स्वर बोलते हैं तो उस स्वर में जो स्वर की तंत्रियां हैं जिससे स्वर बोले जाते हैं, उस समय जो कंपन होता है उस तंत्रियों में, या नाद होती है या आवाज आती है, उसको कहते हैं घोष के आधार पर। इस प्रकार के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सघोष या घोष, सघोष या घोष, और एक होता है अघोष, एक होता है अघोष। तो जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं, ये ध्यान रखोगे, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और अपन अब करेंगे इसका अंतिम वर्गीकरण करेंगे। अंतिम वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? अपन अंतिम वर्गीकरण जो करेंगे वो किस पर करेंगे? प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर। ये इसका कौन सा वर्गीकरण है? 9 नंबर प्रकार है, और 9 नंबर प्रकार है वो है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अलप प्राण और एक होते हैं महाप्राण। एक होते हैं अलप प्राण और एक होते हैं महाप्राण। तो इस प्राण वायु के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि हमारे जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। तो अंतिम 3 वर्गीकरण है, उनको आराम से समझे। हमारे सभी स्वर अलग नहीं करना है, सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अलप प्राण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है? सभी स्वर अलप प्राण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। ये आपने याद कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये याद रखना है उच्चारण स्थान पर कि इसमें सिर्फ स्टेप वाइज याद रखना है, लेकिन जो ई के बाद ऊ आते हैं उसकी जगह री याद रखना है 5वें स्थान पर। अ ई री ऊ ए आई ओ, यानी कंठ तालु मुर्दा, ओष्ठ्य कंठ तालु और कंठ्य। ध्यान रहे इसमें कंठ है, तालु है, मुर्दा है, लेकिन दंतीय नहीं है। कई बार है ना सैद्धांतिक सवाल इस प्रकार से आ जाता है कि स्वरों के वर्गीकरण में उच्चारण स्थान में से निम्न में से कौन सी वर्गीकरण में नहीं है, उच्चारण स्थान में नहीं है। हो सकता है इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे दे और एक दंती ऑप्शन नहीं दे, तो वो करना होगा। तो ये आपको इसमें से थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना है। तो ये इसका 6ठा प्रकार था। इसके अलावा 5 प्रकार जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर, जीवा की सक्रियता के आधार पर, मुखाकृति और जीवा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की आकृति, होठों की आकृति के आधार पर। इस तरह से हमने इसके टोटल है वो 5, और इसके बाद ये 6ठा भाग हमने कौन सा किया? उच्चारण स्थान के आधार पर, और फिर हमने 7वां श्वास वायु के आधार पर, फिर हमने घोष और नाद के आधार पर, फिर प्राण वायु के आधार पर। इसमें आपको एक स्टेप याद रखना है कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अलप प्राण होते हैं। तो इस तरह से ये अपने स्वरों का वर्गीकरण किया है। आपको मुझे लगता है मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें